एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम दिनेश कुमार कुलदीप है और आज मैं आपके समक्ष नेट जेआरएफ संबंधी मेरे अनुभव साझा करूंगा कि कैसे मैंने बीएससी मैथ से करने के बाद हिंदी साहित्य से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और इसके साथ ही हम पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की दोनों की रणनीति पर बात करेंगे कि अपनी रणनीति में ऐसी क्या चीज़ें हों, ऐसे क्या तरीके हों जिनको अपनाकर हम नेट के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की रणनीति पर बात करते हैं। पेपर फर्स्ट की रणनीति मैंने कुछ इस तरह से बनाई थी अपने लिए कि मैंने जब पेपर फर्स्ट के सिलेबस को देखा, उसकी 10 यूनिट को देखा और फिर पीवाईक्यू को एनालिसिस किया, तो मैंने इसमें दो काम किए, एक तो प्रैक्टिस, एक रिवीजन। और मैंने क्या किया कि 10 यूनिट को दो भागों में बांट दिया। पहला था कि ऐसी कौन सी यूनिट्स होंगी जिनको मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इन पर मेरे को प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम देना है, रिवाइज कम करना है। और दूसरी यूनिट ऐसी थी जिनको मेरे को बार बार रिवाइज करना है, उन पर प्रैक्टिस कम करनी है। तो मैंने पेपर फर्स्ट की जो 10 यूनिट है उसमें जो शुरुआत की यूनिट है, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, डीआई हो गया, तो ऐसा ये पोर्शन मैंने इन उसको चूज किया। इनकी बार बार मैंने प्रैक्टिस की, इनके मॉक टेस्ट दिए। हालांकि मैंने इसके 1-2 बार कंसेप्ट देखे, किसी बुक से सोर्सेज के कंसेप्ट देखे और इनके फॉर्मूलाज देखे, लेकिन उसके बाद मैंने ज़्यादा टाइम इनकी प्रैक्टिस में लगाया। और जो दूसरा मेरा जो रिवाइज करने का जो था, तो मैंने जो पेपर जो फर्स्ट की जो लास्ट वाली यूनिट्स हैं, जैसे उसमें हायर एजुकेशन आ गया, उसमें आईसीटी आ गया, कंप्यूटर आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, तो मैंने इनको बार बार रिवाइज किया। और ये चीज़ आपने भी जब पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा तो ये नोटिस की होगी क्या, जो पीछे की जो यूनिट्स हैं, जो हायर एजुकेशन है, जो आईसीटी है, कम्युनिकेशन है, तो इनसे क्या क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है, सीधा सवाल किताब से उठ के आता है। तो अगर इनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार ये चीज़ अपनी आंखों के सामने नहीं होगी, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। वहाँ स्टेटमेंट के बीच में अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सही है कि ये गलत है, इसका ऑप्शन ये होगा कि ये होगा। क्योंकि जैसे आईसीटी है, कम्युनिकेशन, तो इनसे क्या किसी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। और जैसे हायर एजुकेशन है तो वहाँ पे क्या होगा कि वो किसी आयोग का अध्यक्ष पूछ लेगा, तो ये क्या है, सीधा फैक्ट होता है। अगर इनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, इनकी लिस्ट बना के इनकी रिवाइज नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यार हमको कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। और ये स्मार्ट तरीका हो सकता है पेपर फर्स्ट में स्कोर करने का, कि अपन सबको यूनिट्स को एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते। क्योंकि आपने एनालिसिस किया होगा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि 10 यूनिट है जो अलग अलग डायमेंशन से आती है, तो इनके लिए स्ट्रेटजी भी अलग अलग होगी, तब ये चीज़ें कारगर होंगी, वरना ये मुश्किलें क्रिएट कर सकती है। तो प्रैक्टिस वाली जो यूनिट्स आप उनको अलग छांट लीजिए, और जो जिनको बार बार रिवाइज करना है, जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है, डायरेक्ट उठ के आता है, तो उनको बार बार रिवाइज करने के लिए उनको अलग छांट लीजिए। तो मुझे लगता है कि पेपर फर्स्ट के लिए ये चीज़ें मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि जिन यूनिट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है उनको अलग छांट लो, और जिनको रिवाइज करना है बार बार उनको अलग छांट लो। तो पेपर फर्स्ट के लिए मोटा मोटी ये तरीका हो सकता है। और अपन बात करते हैं अब पेपर सेकंड की। अब क्योंकि आगामी जो नेट का एग्ज़ाम है वो 18 जून को होने वाला है, जिसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 1 महीने के आसपास समय बचा है। तो पेपर सेकंड के लिए जिन लोगों ने तैयारी करी होगी तो वो बहुत पहले शुरू कर दी होगी, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट का पोर्शन है वो यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 के बीच में बहुत लेंथी है, बहुत सारे टेक्स्ट में रचनाएँ लगी हैं। तो जिन लोगों को तैयारी करनी थी, जिन लोगों ने टारगेट बना रखा था, तो उन लोगों ने टेक्स्ट पहले ख़त्म कर लिया होगा। तो मेन चैलेंज तो अब उनके पास में है, जिनके पास अब टाइम कम बचा है, जिन लोगों का मतलब किसी एग्ज़ाम के चक्कर में, किसी असाइनमेंट या किसी और चीज़ की वजह से टाइम नहीं मिल पाया, उनके पास अब 1 महीना या कुछ दिन बचे हैं जिनका वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो जो तरीका, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय था नहीं कि हम मतलब ज़्यादा 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने इस एग्ज़ाम को दे पाते। तो मैंने जो तरीका अपनाया था पेपर सेकंड की जो यूनिट्स को कवर करने के लिए, वो ये था कि जैसे इसमें मैंने भी इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। जो तरीका मैंने पेपर फर्स्ट को लेकर अपनाया था, मैंने सेम वही चीज़ पेपर सेकंड के लिए भी करी, कि मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया कि यूनिट को, कि कौन सी यूनिट ऐसी है जिनको मेरे को प्रैक्टिस करनी है, जिनके मॉक टेस्ट देने हैं, जिनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिनको मेरे को बार बार रिवाइज करना है, बार बार देखना है।
तो पेपर सेकंड में जो शुरुआती जो यूनिट्स हैं, जैसे हिंदी साहित्य का, जो हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, साहित्य शास्त्र है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, तो ये यूनिट ऐसी हैं कि जिनको हमने किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार रिवाइज भी किया होगा। तो नेट एग्ज़ाम के दौरान इसको बार बार फिर से उसको पढ़ना, फिर से उनको देखना तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपने भी देखा होगा। जब आपने नेट के पीवाई की सोल्व किए होंगे तो आपको ट्रेंड पता लग गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो ज़्यादा मुश्किल सवाल यहाँ से आते नहीं है, सीधा फैक्ट पूछेगा, किसी का मतलब प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा, उनका क्रम पूछ लेगा, है ना। तो ज़्यादा मुश्किल सवाल यहाँ से होते नहीं है। तो वो मॉक टेस्ट देते टाइम, तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम वो चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती है। मेन जो चैलेंज रहता है पेपर सेकंड में वो टेक्स्ट को लेकर होता है कि यार टेक्स्ट को कैसे लिखा होगा, क्योंकि टेक्स्ट बहुत सारा लगा है। हिंदी कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, अन्य गद्य, तो बहुत सारी रचनाएं उसमें लगी हुई है। तो इसको कैसे कवर करें, तो मैंने क्या किया था कि मैं यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 के बीच में जितनी भी रचना लगी सबकी भूमिका पढ़ी। जो भूमिका मेरे को लग रही है कि पढ़ने में आसान है, समझ में आए, तो वो मैंने 1-2 बार पढ़ ली। और जिनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है उसको बार बार पढ़ी, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो उसको ये काम मैंने 5 से लेकर 10 के बीच में किया। और दूसरा मैंने क्या किया कि जो दृष्टि की किताब आती है, तो दृष्टि की किताब में टेक्स्ट का जो कंटेंट दे रखा है उसको 3 से 4 बार रिवाइज किया। और मैंने तीसरा इसका रिसोर्स अपनाया प्रभात प्रकाशन के नोट्स। तो प्रभात प्रकाशन और दृष्टि के नोट्स को मैंने कम से कम 4 से 5 बार पढ़ा और उनको बार बार रिवाइज किया। और मतलब मुझे तैयारी के दौरान ऐसा मतलब आभास हो गया था कि ये मैंने मतलब बहुत बार पढ़ लिया और मुझे सब चीज़ें लगभग याद भी हैं कि कौन सी चीज़, कौन से रचना में क्या फैक्ट है, नोट्स में क्या दे रखा है। क्योंकि इससे इतर अगर किसी और रिसोर्स पर हम जाते तो वो वहाँ टाइम भी नहीं था, इतनी ऊर्जा भी नहीं थी कि यार हम किसी और रिसोर्स को इतना टाइम दे पाए, उसको फिर उसको रिवाइज भी कर ले, तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है। और इसके अगर मन में एक डर ये भी रहता है कि हमने टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं है, टेक्स्ट नहीं पढ़ा तो फिर ये चीज़ अपन सवाल कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो क्योंकि अब ये चीज़ मतलब ये कड़वी सच्चाई भी है कि टेक्स्ट पढ़ने जाएंगे तो उसके लिए समय चाहिए, 5 से 6 महीने को टाइम चाहिए, तभी टेक्स्ट कवर हो पाएगा। टेक्स्ट पढ़ भी लेंगे तो उसको बार बार रिवाइज करने की एक ज़रूरत भी रहती है, क्योंकि एक बार पढ़ने सब चीज़ें क्लियर होती नहीं है। क्योंकि आप इतना 1-2 टेक्स्ट होते तो पढ़ भी लेते। अब 30 से 35-40 के आसपास टेक्स्ट लगे हैं सारे, तो उनको एक बार पढ़ना, फिर 2 बार पढ़ना, फिर उनसे जो उनके बीच में जो फैक्टर दे रखे हैं उनको नोट करना, उनके नोट्स बनाना, फिर उनको रिवाइज करना, तो बहुत मुश्किल, बहुत लंबी तैयारी हो जाती है। तो जिनके पास टाइम कम है, जिनके पास रिसोर्स भी कम है, तो वो एक सीधा सा काम ये कर सकते हैं कि यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 के बीच में जितनी रचना लगी है उनकी भूमिका पढ़ डालो। भूमिका पढ़ने के बाद में जो दृष्टि में नोट्स दे रखे हैं, हालांकि दृष्टि में प्रभात प्रकाशन में उनकी भूमिका दे भी रखी है, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट उसमें संक्षिप्त तरीके से दे रखी है। तो आप ये काम सकते हो, अगर आपके पास कहीं गूगल से हो या कहीं किताब रखी हो, लाइब्रेरी में हो, तो जहाँ से आप उनकी भूमिका पढ़ सकते हैं, तो उनको एक बार तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए। दूसरा है कि दृष्टि के नोट्स, प्रभात प्रकाशन के नोट्स, तो इनके नोट्स तो आपको 3 से 4 बार पढ़ ही लेने हैं। 3 से 4 बार इनके नोट्स पढ़ के तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। तो यूनिट 5 से लेकर 10 के बीच में यह हो गया। और जो प्रैक्टिस वाला जो आपका पोर्शन है, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, ये आपके मॉक टेस्ट से, प्रैक्टिस सीरीज से ये चीज़ें आपसे कवर हो जाएगी। और कई लोगों का सवाल ये भी रहता है कि अब जो जैसे जैसे मतलब तैयारी वो एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो हमें मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टेस्ट की चक्कर में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं। यहाँ पे मतलब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करें कि पेपर सेकंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और जो कुछ यूनिट से आपको लगता है कि ये थोड़ा लेंथी है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम, बहुत ज़्यादा समय चाहिए, तो उसका आप छोटा किसी बुक से, क्योंकि मार्केट में बहुत ह्यूज कंपटीशन किया और कहीं बहुत सारी बुक्स आती है, तो उनका आप सारा लेके इनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय रिविजन पे देना चाहिए। जितनी ज़्यादा बार अपन रिवाइज करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अपन किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहेंगे। जहाँ अपन को किसी स्टेटमेंट में, किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन आ जाता है तो वो अपना टाइम ख़राब कर देता है। तो कोशिश करें कि एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन ना रहे, और कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए अपने को बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है। टेक्स्ट का जो कंटेंट जो अपने को रिसोर्स में ज़्यादा दे रखा है वहाँ पे उसको बार बार रिवाइज करना है। जो दृष्टि है, प्रकाशन के नोट्स हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है।
तो बाकी जिन लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा है, जिन लोगों ने अपने स्तर पे तैयारी करी तो वो अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करें, बार बार उन चीज़ों को देखें, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में आपको पेपर फर्स्ट की रणनीति, पेपर सेकंड की रणनीति हमने बताई दी। तो आप सिलेबस के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से कि पहले क्या ट्रेंड रहा है, पिछले एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते अपनी तैयारी को दिशा दें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में आगामी 18 जून की परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।